हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 मई और आज के इस वीडियो में हम 25 मई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा, जो कि मात्र 5 मिनट का होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में चाइना ने किस स्थान पर एक नई सड़क का निर्माण किया है? तो चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और इसने हमारा जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसकी सीमा से लगा हुआ आप कह सकते हैं, इसने एक नई सड़क का निर्माण किया है। और ये जो इसने नई सड़क बनाई है ये 67.22 किलोमीटर लंबी है। अब इसे आप मैप से समझेंगे तो आप जो ब्रह्मपुत्र नदी जानते हैं, जो कि भारत में तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन ये निकलती है तिब्बत के पठार से। जब यहाँ से निकलती है तब इसे यारलुंग सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत में, फिर असम आती है, इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप इस इमेज को देखेंगे तो आप ये देख पा रहे हैं कि इतने दुर्गम इलाकों में, जो कि इतनी गहरी खाइयाँ हैं, इस इलाके में भी चाइना ने एक तरह का हाईवे निकाल दिया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए, मतलब आप कह सकते हैं एक तरह का पूरा गांव ही बसा दिया था। और इस नए गांव में चाइना के द्वारा लगभग 101 घर भी बसाए गए हैं, जो कि आप इमेज में सीधे सीधे देख भी पा रहे हैं कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति आ गई है। और चाइना की इन सब हरकतों को आप क्या कह सकते हैं, एक तरह की रणनीति ही है भारत के खिलाफ। मतलब कि जो चाइना है एक तरह से भारत को चारों तरफ से नहीं, तीनों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। यदि आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया में देखेंगे तो चाइना के द्वारा पीओके होते हुए एक सड़क निकाली गई है, जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच एक तरह की इकोनॉमिक कॉरिडोर है। फिर हमारे बगल में क्या है, बांग्लादेश। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में चाइना के द्वारा बांग्लादेश को ये धमकी दी गई है कि आप किसी भी तरह से क्वाड कंट्रीज में शामिल नहीं होंगे। क्वाड, इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल है? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अपना देश भारत। तो चाइना ने बांग्लादेश को अब ये सीधी सीधी धमकी दे दी है कि यदि आप क्वाड कंट्रीज में शामिल होते हैं या शामिल होने का आपने सोचा भी, तो इन दोनों देशों के बीच जो संबंध है ये खराब हो सकते हैं। तो इसने बांग्लादेश को धमका के रखा है। फिर यदि हम बात करें नेपाल की, जो कि भारत के कंधे पर ही बैठा हुआ है। लास्ट ईयर तक नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे केपी शर्मा ओली, इन्होंने न जाने कितनी गलत बयानबाजियां जारी की थी भारत के खिलाफ, और ये सब नेपाल कर रहा था चाइना के प्रभाव में आकर के। तो नेपाल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, बांग्लादेश और ऊपर जम्मू कश्मीर। फिर यदि हम बात करें अपने अगले पड़ोसी देश की, जिसका नाम है श्रीलंका। ये भारत से ज़्यादा दूर तो स्थित नहीं है। यदि आप लोगों को याद होगा तो श्रीलंका में एक पोर्ट है जिसका नाम है, मतलब कि श्रीलंका की जो राजधानी है कोलंबो, यहाँ एक जो पोर्ट था इसका नाम है ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल। इसका जो टेंडर है ये बनाने का, मतलब कि इसे डेवलप करने का टेंडर भारत को दिया गया था, लेकिन चाइना ने श्रीलंका को भी भिड़काया। इसके बाद ये टेंडर भारत से छीन लिया गया। हालांकि बाद में भारत को वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, इसके निर्माण का, मतलब कि इसके डेवलपमेंट के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो यदि देखा जाए तो ये भारत को तीनों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं, ये चाइना चाहता ही है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो, ताकि इसका पूरा फायदा ये चाइना उठा सके। और अब इसने क्या किया है कि भारत की सीमा से लगते हुए इसने 67.22 किलोमीटर लंबी सड़क ये निकाल दी है। और ये जो हाईवे निकाला गया है ये एक गहरी घाटी में बनाया गया है, और यह हाईवे दुनिया की सबसे गहरे दर्रे, जिसका नाम है यारलुंग जांगबो ग्रैंड दर्रे, इससे होकर के गुजरता है। आई होप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों ने चाइना की चाल और इसकी क्या स्ट्रैटेजी है ये तो समझ ही ली होगी। अगला है, हाल ही में किस पड़ोसी देश ने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है? अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में जो हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसकी हम बात कर रहे थे, इसने प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। अब ये है क्या, तो पूरा मैटर आप जान लीजिए। बांग्लादेश ये आज़ाद कब हुआ था? जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 में। इसके बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। और अभी हाल ही में इसने अपनी आज़ादी के 50 साल ही मनाए हैं। तो यदि देखा जाए तो इसे पहले तो सबसे गरीब मुल्क माना जाता था बांग्लादेश को, जहां प्रति व्यक्ति आय भारत से काफ़ी कम थी, लगभग आधी थी। और इसने इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस किया है, आप आंकड़े देख सकते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय ये लगभग
6 लाख रुपीज़ रही है। जबकि यदि हम बात करें भारत की, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय ये रही थी 1.41 लाख रुपीज़। ये न्यूज़ देख के हो सकता है आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, तो ये होना लाजमी भी है, क्योंकि अब भारत ऐसी कंट्री से पीछे निकल चुका है प्रति व्यक्ति आय के मामले में, जो कि भारत ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जिसे आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रूप में जानते हैं, इसने लास्ट ईयर ही कह दिया था, मतलब कि इसकी एक रिपोर्ट थी जिसमें इसने ये कहा था कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में जो बांग्लादेश है ये भारत को 2020 में पीछे छोड़ देगा, जो कि बांग्लादेश कर भी चुका है। दूसरी ओर यदि हम भारत की स्थिति की बात करें, तो भारत सरकार के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में जो स्थिति है, क्या स्थिति आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस आया, इसके बाद ब्लैक फंगस और वाइट फंगस इसने भी अब दस्तक दे चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही है भारत में, जिससे कि जो लॉकडाउन है ये हर दिन आगे बढ़ाया जा रहा है। हर राज्य अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन की तारीखें ये बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में बाजार बंद है और आर्थिक मंदी का शिकार हो चुका है भारत। तो इस कारण भारत में प्रति व्यक्ति आय में कमी आई है, ये रिपोर्ट जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा। तो यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में डिस्कस किया था, ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश असम से बहती हुई आती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर इधर उत्तर प्रदेश से होते हुए जो गंगा नदी है, ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों नदियाँ जब बांग्लादेश में मिल जाती हैं तब ये संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं मेघना। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं करंट से, तो देखिए हाल ही में बांग्लादेश में, मतलब कि बांग्लादेश का जो पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना है जिसका नाम है रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना, ये भारत के सहयोग से ही विकसित किया जाना है। और हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच एक पैसेंजर एक्सप्रेस है जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस, ये भी शुरू की गई है। और ये बांग्लादेश और भारत के बीच शुरू की जाने वाली तीसरी पैसेंजर एक्सप्रेस है। पहली है मैत्री, दूसरी है बंधन। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने विवाह द्वारा धोखाधड़ी से धर्मांतरण को दंडित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो ऐसे विधेयक को हाल ही में गुजरात के जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, इनके द्वारा मंजूरी दे दी गई है। कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति इस पर्पस से शादी करता है कि वह शादी के बाद सामने वाले व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवा देगा, धर्मांतरण करवा देगा, तो ऐसे पर्पस से शादी करने वाले व्यक्तियों के लिए एक सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के रूप में 5 साल की कैद और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि पीड़ित नाबालिग है, यानी कि 18 साल से कम है, महिला है, दलित या आदिवासी है, तो इसके लिए जो उल्लंघन करता व्यक्ति है इसे 4 से 7 साल की सजा हो सकती है, मतलब कि जेल हो सकती है, और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि हम बात करें गुजरात की, इसकी राजधानी गांधीनगर, ये हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है गरबा और रास। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो गिर वंसदा ब्लैक बक मरीन, ये गुजरात में ही स्थित है। भारत का पहला सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल ये अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। भारत की पहली सी प्लेन सर्विस अहमदाबाद से शुरू की गई है। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल में स्थापित किया गया है। जबकि गुजरात के ही महिसागर में भारत का पहला डायनासोर पार्क स्थापित किया गया है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये गुजरात में ही बनाया जाएगा। जबकि भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इसकी आधारशिला असम के जोगीघोपा में रखी गई है। और विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये भी गुजरात में ही बनाया जाना है। अगला है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अभी तक इसके अध्यक्ष थे भारत के नरेंद्र बत्रा, और ये फिर से मतलब कि दोबारा यही बन गए हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष। और यदि देखा जाए तो 92 साल के इतिहास में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले ये एकमात्र एशियाई हैं, नाम है नरेंद्र बत्रा। यदि हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, स्थापना 1924 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि स्थित है लॉजन स्विट्जरलैंड में। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप है जो कि होने हैं 2023 में, ये कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये भारत में ही आयोजित किए जाने हैं। भारत में भी कहाँ, ओडिशा में। ओडिशा के 2 शहरों में, एक तो है राउरकेला, दूसरा है भुवनेश्वर। इन 2 जगह ये आयोजित होने हैं। भारत किस देश से जल्द ही कुनो नेशनल पार्क में, देखिए ये सारे शब्द पास हो गए हैं, भारत जल्द ही किस देश से
कुनो नेशनल पार्क में चीते को फिर से बसाएगा? तो ये बसाया जाएगा साउथ अफ्रीका से ला करके। देखिए जो चीते हैं जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, अफ्रीकी चीते, 1952 में इन चीतों को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था और कोरिया में इन्हें आखिरी बार 1947 में देखा गया था। ये जो चीता है ये धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव है। इसे लाया जा रहा है साउथ अफ्रीका से और बसाया जाएगा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। और इससे करीब 74 ईयर बाद देश में विलुप्त हो चुके चीते की दहाड़ ये फिर से सुनाई देगी इस नेशनल पार्क में। इस पर पिछले 10 साल से विचार किया जा रहा था, लेकिन अब ये फाइनल हो चुका है कि इन्हें लाया जाना है, इसी साल ये ले आएगा। और कुनो नेशनल पार्क जहां इन्हें लाया जाएगा ये चंबल संभाग में है और 750 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है जहां इन चीतों को बेहतर पर्यावास मिल सकेगा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, हालांकि ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये जनवरी 2020 की न्यूज़ थी, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने अफ्रीकी चीते को भारत लाने की मंजूरी भी दी थी और ये मंजूर किया गया था कि ये जो अफ्रीकी चीते हैं ये लाए जाएंगे नामीबिया से। अच्छा, इन चीतों की जो हम बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि IUCN के लिस्ट में किस स्थान पर आते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो IUCN की रेड लिस्ट में, मतलब कि लाल सूची में, इन्हें सुभेद्य या इसे आप कह सकते हैं वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने अफ्रीकी प्रजाति के चीतों को भारत लाने के लिए प्रोजेक्ट चीता, इसकी भी शुरुआत की थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है भारतीयों द्वारा स्थापित किस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों के द्वारा बनाया गया था पॉलीगन क्रिप्टो करेंसी, जिसे अभी हाल ही में दुनिया के टॉप 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल किया गया है। ये 3 नाम है कौन कौन से? संदीप नेलवाल, अनुराग अर्जुन और जयंती कननी। अच्छा, यहाँ हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। कई बार मैंने आप लोगों को बताया है कि क्रिप्टो करेंसी ये एक आभासी मुद्रा है। आभासी मुद्रा है मतलब कि इसे हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिस पर किसी भी तरह का, ना संस्था का ना ही सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं एक तरह की रिस्की भी है और एक तरह कहेंगे तो फायदे की भी है, क्योंकि नोटबंदी जैसी चीज़ों का इस पर कोई असर नहीं होता। कभी इसके शेयर एकदम से ऊपर चले जाते हैं और कभी एकदम से नीचे भी आ जाते हैं। आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में जो बिटकॉइन है, एलन मस्क ने एक ट्वीट किया था जिसमें कि पहले तो इन्होंने ये बताया था कि हाँ आप बिटकॉइन खरीदिए, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता कंपनी है टेस्ला, इनके द्वारा ये क्रिप्टो करेंसी परचेस की जाएंगी जिससे कि इनकी ये कारें खरीदे जा सकती हैं इस बिटकॉइन के माध्यम से। लेकिन अब इन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें कि इन्होंने ये जानकारी दी है कि अब इनकी जो कंपनी है ये बिटकॉइन को मंजूर नहीं करेगी। तो ऐसे में क्या हुआ है कि बिटकॉइन का अभी हाल ही में मार्केट क्रैश भी हो गया है। ये न्यूज़ आप लोगों ने सुनी भी होगी, जिसके बाद से एलन मस्क पर काफ़ी सारे मीम भी बनाए जा रहे थे। तो ये तो बात हुई बिटकॉइन की। यदि हम बात करें ब्रिटकॉइन की, दोनों में क्या फ़र्क है? तो ये जो ब्रिटकॉइन है, जो UK गवर्नमेंट है, मतलब आप कह सकते हैं कि हाल ही में जो ब्रिटेन है इसके द्वारा इसकी एक नई डिजिटल करेंसी जिसका नाम है ब्रिटकॉइन, ये लाए जाने की घोषणा की गई है। और डॉजी कॉइन क्या है? तो इस साल की शुरुआत से ही जो एलन मस्क है ये डॉजी कॉइन को भी प्रमोट कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डार्विन आर्क का ऊपरी भाग ढह गया है, ये किस द्वीप का हिस्सा है? तो डार्विन आर्क जो कि स्थित है गेलापागोस द्वीप समूह का ही एक तरह का हिस्सा है, आप कह सकते हैं। लोकेशन में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यह साउथ अमेरिका से ही कुछ यहाँ पास, मतलब कि इसके वेस्ट तरफ स्थित है ये गालापोगास आइसलैंड, जहाँ ये हिस्सा ढहा है। अब ये है क्या? डार्विन आर्क। तो ये जो आप इमेज में देख रहे हैं, पहले तो ये कुछ इस तरह से था, लेकिन अब ये ढह करके कुछ इस तरह हो गया है। तो यहाँ लोग घूमने के लिए आते थे, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता था। अच्छा, समुद्र का ये जो हिस्सा होता है इसे कहते क्या है? तो NCERT यदि आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, एकदम बेसिक चीज़ है, लेकिन कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहलाता है समुद्री गुफा, मतलब कि पानी के अंदर एक तरह की चट्टान है और ये यहाँ एक तरह का गुफा का निर्माण होता है जहाँ लोग नाव से जाते हैं और घूमते हैं। फिर दूसरा है तटीय महराब, जिसके आर पार जाया जा सकता है। फिर ये इसकी स्थलाकृति जो इस तरह बन गई है, मतलब ये जो खंबे तरह की आकृति बनी है ये कहलाती है स्टैक। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब यदि हम बात करें इस साउथ अमेरिका की, तो साउथ अमेरिका का ये जो आप
दक्षिणी हिस्सा देख रहे हैं, सबसे निचला हिस्सा, ये क्या कहलाता है? टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। इस टेरा डेल फ्यूगो द्वीप का भी निचला हिस्सा है जो कि कहलाता है हॉर्न अंतरीप। और काफ़ी समय पहले मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट जलधाराओं के नाम याद करवाए थे, हो सकता है आप लोगों को याद हो, यहाँ हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, इक्वेटर से, मतलब कि वे जलधाराएं जो कि इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएं, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं, वे जलधाराएं होती हैं गर्म जलधाराएं। जबकि ऐसी जलधाराएं जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएँ, ये ठंडी जलधाराएं होती हैं। ये अब आप लोगों ने समझ लिया है। तो अब जानेंगे आप, कुछ यहाँ स्थित है पेरू, और पेरू के पास में ही कुछ यहाँ से जाती है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, और ये इसके डायरेक्शन आप देखेंगे, ये जा रही है इक्वेटर की तरफ, मतलब ये होगी ठंडी जलधारा। फिर यहाँ से बहती हुई जाती है फॉकलैंड जलधारा, इसकी भी डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ है, ये भी ठंडी जलधारा होगी। ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील के कुछ यहाँ से आ रही है ब्राज़ीलियन जलधारा, इसकी डायरेक्शन है ध्रुवों की तरफ, मतलब ये कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा। अगला है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं, साथ ही ये बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी हैं, और इन्हें ही हाल ही में BWF की परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। यदि हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है कुआलालंपुर मलेशिया में। और भारत की जो PV सिंधु है, ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में ही गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी थी। यदि हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो ज्ञानेंद्र निगोबम, ये बिलोंग करते हैं मणिपुर से, और ये कुछ समय पहले ही हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत से हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति भी हैं। संजय कपूर, जिन्हें भी हाल ही में चेस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि जो अर्जुन मुंडा हैं, ये आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला है, कौन भारतवंशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? तो हाल ही में भारतीय मूल की जो अन्वी भोटानी है, इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो जो रश्मि सावंत है, हालांकि ये फरवरी 2021 की ही न्यूज़ है, ये ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय बनी थी, हालांकि बाद में इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो अभी कौन बनी है? अन्वी भूटानी। यदि हम बात करें नीरा टंडन की, ये भी भारतीय मूल की हैं, जिन्हें भी हाल ही में व्हाइट हाउस सीनियर, मतलब कि व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब कि वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। प्रमिला जयपाल, ये भी भारतीय मूल की हैं, इन्हें भी हाल ही में अमेरिका में CPC यानी कि कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और CPC का ये जो अध्यक्ष का पद है, ये अमेरिका में सबसे अनुभवी सांसद को दिया जाता है। अगला है, जून 2021 में होने वाले G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो इसे होस्ट करेगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो इसका पर्पस क्या है? तो इस बैठक में इन सारी बातों पर चर्चा की जाएगी कि ये जो महामारी चल रही है, इससे कैसे निपटा जा सकता है, इनसे रिलेटेड सभी मुद्दों पर इसमें चर्चा की जानी है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसे होस्ट कर रहा है, जो कि होना है अगले ही महीने, मतलब कि जून 2021 में। यदि हम बात करें G7 की, यानी कि ग्रुप ऑफ 7 की, ये दुनिया की 7 बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाला समूह है। और इसके गठन की यदि हम बात करें तो 1973 में जो तेल का संकट हुआ था, इसी के बाद G7 का गठन हुआ था। हालांकि पहले इसे G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में जब इसमें कनाडा शामिल हुआ, कनाडा के शामिल होने के बाद इसे G7 के रूप में जाना जाने लगा। अच्छा, ये जो ग्रुप ऑफ 7 है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? तो इसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान, अमेरिका और कनाडा शामिल है। देखिए, इन सभी 7 के नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्वेश्चन लिख दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसलिए भी आप याद रखेंगे। साथ ही यदि आपसे पूछा जाए कि क्या भारत G7 का मेंबर है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था सुरेश मुकुंद। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होना है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और शायरी कोई नहीं करेगा, सिर्फ आंसर देंगे। ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि आप लोग पढ़ाई के लिए कितनी सीरियस हैं। तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फालतू कमेंट नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।